दोस्तों मान लीजिए कि आप सुबह सोकर उठे और पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो सिर्फ इसलिए कि आपने अपने धर्म के मुताबिक दाढ़ी बढ़ा ली है या आपकी घर की महिलाओं ने पर्दा यानी नकाब करना शुरू कर दिया है। आप इस्लाम के अनुसार चलने लगे हैं जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चौंकिए मत, आज के भारत में इसे अब कट्टरपंथ कहा जाएगा। आपकी इसके लिए निगरानी भी होगी, यानी मुस्लिम होना और इस्लाम की शिक्षा को अपनाना सेकुलर और सबसे बड़े लोकतंत्र में गुनाह हो सकता है। दोस्तों, यह भारत के एक राज्य गुजरात में हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात पुलिस की एक नई गाइडलाइन ने लोकतंत्र और संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, यह जिस दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूँ वो है गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल यानी ARC की एक आधिकारिक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे पुलिस विभाग द्वारा आंतरिक रूप से जारी किया गया है और यह अब सरकारी दस्तावेज सामने आ चुका है। इसे पढ़कर देश के हर सेकुलर नागरिक की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 4 बातें जानेंगे। यह SOP कब, कैसे और किसके इशारे पर बनी, इसके अंदर असल में लिखा क्या है, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, और सबसे आखिर में वो सवाल जो सबसे ज़्यादा चुभने वाला है, जब असली कट्टरपंथ चारों तरफ मौजूद है तो पुलिस की नज़र में एक आस्था ही क्यों। पूरा वीडियो देखिए, आखिर तक बने रहे। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, मैं SK हाजी। स्वागत है क्लियर न्यूज़ के इस विशेष एपिसोड में। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। दोस्तों, अगर कोई हिंदू भाई अचानक लंबी दाढ़ी रख ले, माथे पर बड़ा तिलक लगा ले, भगवा वस्त्र धारण कर ले, तो उसे समाज में धार्मिक, संस्कारी और प्रभु भक्त कहा जाता है। उसके इस बदलाव का स्वागत किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये बदलाव किसी मुस्लिम के पहनावे में आता है तो पुलिस की नज़र में वो कट्टरपंथी कैसे हो जाता है। क्या इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है? ये खुला दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। दोस्तों, बात करते हैं पहले सेक्शन की। यह सेल क्या है, बना कैसे और किसके इशारे पर। चलिए दोस्तों, पहले पुख्ता तथ्यों से शुरुआत करते हैं ताकि कोई ये न कह सके कि यह सिर्फ हवाई इल्ज़ाम है। अप्रैल 2026 गुजरात के गृह विभाग ने इस एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के लिए 139 नए पदों की मंजूरी दी। 15 जून 2026 को गुजरात पुलिस सेवा के इंटेलिजेंस SP प्रफुल्ल वानिया ने आधिकारिक तौर पर नोटिस और विस्तृत SOP जारी कर जिला और कमिश्नर दफ्तरों को भेजा। इसमें पहचान, रोकथाम, निगरानी और काउंसलिंग का पूरा रोडमैप तय किया गया है। हर महीने की 5 तारीख तक इसकी रिपोर्ट राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजी जानी अनिवार्य है। और यह सिर्फ कागजों पर नहीं है दोस्तों। गुजरात का जामनगर पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां ये सेल जमीन पर उतर चुका है और वहां बाकायदा एक सब इंस्पेक्टर को इस सेल का प्रभारी बना दिया गया है, यानी तैयारी पूरी है। दोस्तों, अब सवाल, ये विचार आया कहां से? याद कीजिए, साल 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव। BJP ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में साफ वादा किया था कि सरकार बनते ही एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाया जाएगा। यानी यह कोई अचानक लिया गया पुलिसिया फैसला नहीं है, बल्कि एक पुराना राजनीतिक एजेंडा है जिसे अब सरकारी तंत्र के जरिए ज़मीन पर उतारा जा रहा है। और यह सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी ऐसे मॉडल की वकालत पहले ही हो चुकी है। आशंका साफ है कि गुजरात को एक प्रयोगशाला बनाकर बाद में इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। SOP के अंदर लिखा क्या है, आइए पूरा सच जानते हैं। एक बात साफ कर दूं, इस SOP में कुछ चीज़ें वाकई ऐसी है जिन पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, जैसे प्रतिबंधित संगठनों से संपर्क रखना, हथियार या विस्फोटक बनाने की सामग्री जुटाना या आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाना। यह सब निगरानी में आना ही चाहिए। हम भी इसके समर्थन में है। लेकिन असली साजिश वहाँ शुरू होती है जहाँ ये लिस्ट सीधे धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में घुस जाती है। दोस्तों, पहला शक, सुरक्षित ऐप्स। इस SOP में लिखा है कि सुरक्षित मैसेजिंग ऐप जैसे सिग्नल का इस्तेमाल करना भी शक के आधार है।
आसान भाषा में VPN यूज़ करना भी गुनाह हो सकता है, लेकिन वो बंदा विशेष धर्म का होना चाहिए। अब सोचिए, आज के डिजिटल युग में अपनी प्राइवेसी के लिए एक सुरक्षित ऐप चुनना कब से जुर्म बन गया। दोस्तों, दूसरा शब्द एतिकाफ की इबादत। इसमें एतिकाफ का जिक्र है। एतिकाफ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में बैठकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की सदियों पुरानी पवित्र परंपरा है। इसे शक के दायरे में डालना वैसे ही है जैसे कोई हिंदू भाई 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखकर मौन साधना में लीन हो जाए और पुलिस उसे कट्टरपंथी मान ले। दोस्तों, तीसरा शब्द भाषा और शब्द। आम बातचीत में इंशाल्लाह, माशाल्लाह जैसे अरबी शब्दों का इस्तेमाल भी अब पुलिस की नज़र में कट्टरपंथ का लक्षण है। अगर कोई हर बात में जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहेगुरु कहे तो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो फिर माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह कहने से कोई देश के लिए खतरा कैसे बन गया। दोस्तों, बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। संविधान की धज्जियां और उठते विरोध के स्वर। और सिर्फ हम और आप ही नहीं, इस तुगलकी फरमान पर MIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए बेहद तीखा हमला बोला है। अवैसी ने साफ शब्दों में कट्टरपंथ की परिभाषा समझाते हुए कहा है, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, बुर्का या नकाब या हिजाब पहनना शुरू करते हैं, वो कट्टरपंथ नहीं है। कट्टरपंथी वो है जो नकाब देखकर लड़कियों को बीच राह में पीटते हैं। कट्टरपंथी वो है जो ट्रेनों में किसी की दाढ़ी देखकर उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। और कट्टरपंथी वो हिंसक भीड़ है जो सरेआम मॉब लिंचिंग करती है। अजीब व गरीब मामला हमारे मुल्क में चल रहा है। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जो नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जो बुर्का पहनते, हिजाब पहनते, निकाब पहनते, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलते, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, यरहमकुल्लाह बोलते, जो मस्जिदों में जाकर एतिकाफ करते, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहाँ है? रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लोग रेडिकलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने के लिए, ताकि वो अपने दीन पर ना चल सके। याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये तमाम पॉलिसियां कुछ काम नहीं करेंगी। मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता है। हाँ, जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक दीन से नहीं होता है। दोस्तों, इस बयान ने सरकार के दोहरे मापदंड का पूरा एक्सरे कर दिया है। सवाल बहुत सीधा है, जो लोग अपनी धार्मिक पहचान के साथ शांति से जी रहे हैं, पुलिस की नज़र में वो कट्टरपंथी बन जाते हैं। लेकिन जो सड़कों पर, ट्रेनों में धर्म देखकर इंसानों का खून बहा रहे हैं, उनके लिए सरकार और पुलिस की फाइलें खाली क्यों पड़ी है? और कैसी न्याय व्यवस्था है? और ये कैसी एंटी रेडिकलाइजेशन मॉडल है? इस SOP के सामने आते ही मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इसे सीधे तौर पर संविधान की हत्या बताया है। देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने इसे बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे राज्य प्रायोजित सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनल प्रोफाइलिंग करार दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सरकार सामान्य धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को जानबूझकर अपराध की तरह पेश कर रही है। आज निशाना मुसलमान है तो कल कोई दूसरा भी अल्पसंख्यक, दलित या आदिवासी समुदाय हो सकता है। अब जरा हमारा संविधान देखिए। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, आचरण करने, उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 सबको कानून के सामने बराबर का अधिकार देता है। लेकिन ये SOP इन तीनों अनुच्छेदों को सीधे दरकिनार करती है। मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। CPIM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री को एक कड़ा पत्र लिखकर मांग की है कि जब तक SOP की कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक इसे तुरंत रोका जाए। यानी ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है।
दोस्तों बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर। असली कट्टरपंथ पर चुप्पी क्यों? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि पुलिस समाज से कट्टरपंथ खत्म करना चाहती है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, कट्टरपंथ बहुत बढ़ चुका है। लेकिन फिर सवाल ये है कि जो लोग सरेआम सड़क पर खड़े होकर मॉब लिंचिंग करते हैं, उन्हें इस निगरानी की सूची में क्यों जगह नहीं मिली? तथाकथित गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेकर लोगों की जान लेने वालों के लिए ऐसा कोई एसओपी क्यों नहीं बनी? खुद कुछ रिटायर्ड और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी माना है कि इस एसओपी में कट्टरपंथ की परिभाषा को इतना चौड़ा रखा गया है, लेकिन उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही समुदाय के व्यवहार को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों सवाल लाजमी है, जब परिभाषा इतनी बड़ी है तो निशाना इतना एक तरफा क्यों? बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। वैश्विक मुद्दों पर दोहरा रवैया। दोस्तों इस एसओपी का एक सबसे हास्यास्पद हिस्सा यह है कि अगर कोई मुस्लिम नागरिक दुनिया भर में, जैसे फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर सोशल मीडिया या आम बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया देता है, तो उसे भी कट्टरपंथी के दायरे में रखा जाएगा। तो फिर सवाल ये बनता है दोस्तों, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में वहाँ के हिंदू या सिख अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ क्यों उठाती है, सीसीए जैसा कानून बनाती है और उनके दुख में शरीक होती है? तो क्या उसी तर्क से यह भी कट्टरपंथ कहा जाएगा? अभी फिलहाल का ब्रिटेन के मंदिर का मामला ही देख लीजिए। गोदी मीडिया नंगा नाच रही है। इंसानियत के नाते दुनिया में कहीं भी हो रहे जुल्म पर बोलना हर नागरिक का हक है। सिर्फ एक समुदाय के संदर्भ में अपराध जैसा बना देना सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों यह सिर्फ एक पुलिस दस्तावेज नहीं है, एक ऐसी खतरनाक नीति है जो तय करती है कि आपकी दाढ़ी, आपका लिबास, आपकी इबादत और आपके शब्द आपकी देशभक्ति का पैमाना बन सकते हैं। पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा करना है, उनके मौलिक अधिकारों पर पहरा बिठाना नहीं। अगर आज हम चुप रहे तो कल तय किया जाएगा कि आप क्या खाएंगे, ये हो रहा है, आप क्या पहनेंगे, ये हो रहा है, और किस भगवान का नाम लेंगे। इस एसओपी पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि सुरक्षा के नाम पर एक समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सवाल उन बंद कमरों तक पहुंच जाए जो वहां बैठकर ये नीतियां बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज़ ऐसे ही बुलंद रहे तो हमारे चैनल क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।